पेज नंबर 89, चैप्टर 14। असेंबली बम कांड का जो मुकदमा दिल्ली में चला, उसमें भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को यूरोपियन क्लास में रखा गया था और उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया गया था। लेकिन भगत सिंह कभी अपने लिए नहीं जिए। वह अपने में एक पूरा समाज समेटे हुए थे। जब उन्हें असेंबली बम कांड में जेल जाना पड़ा और उनका फैसला हो गया तो जेल सुधार के लिए उन्होंने और बटुकेश्वर दत्त ने भूख हड़ताल कर दी। उधर उनके अन्य साथी भी गिरफ्तार कर लिए गए थे और उन्हें विभिन्न जेलों में रखा गया था। उन्होंने 15 जून 1929 को भूख हड़ताल शुरू की थी। 17 जून 1929 को भगत सिंह ने मियांवाली जेल से यह पत्र लिखा। सेवा में इंस्पेक्टर जनरल जेल, पंजाब जेल्स, लाहौर। प्रिय महोदय, इस सच्चाई के बावजूद कि सांड्रस शूटिंग केस में गिरफ्तार दूसरे नौजवानों के साथ ही मुझ पर भी मुकदमा चलेगा। मुझे दिल्ली से मियांवाली जेल बदल दिया गया है। उस केस की सुनवाई 26 जून 1929 से शुरू होने वाली है। मैं यह समझने में सर्वथा असमर्थ रहा हूं कि मुझे यहाँ तब्दील करने के पीछे क्या भावना काम कर रही है। जो भी हो, न्याय की मांग है कि हर एक अभियुक्त अंडर ट्रायल को वे सभी सुविधाएं मिलनी चाहिए जिससे वह अपने मुकदमे की तैयारी कर सके और मुकदमा लड़ सके। लेकिन मैं यहाँ रहते कैसे अपना वकील नियुक्त कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ रहते हुए मुझे अपने पिता या दूसरे रिश्तेदारों से संपर्क करना कठिन है। यह स्थान काफ़ी अलग थलग है, रास्ता कठिन है और लाहौर से काफ़ी दूर है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे तुरंत लाहौर सेंट्रल जेल में बदलने का आदेश दें, जिससे कि मुझे अपना केस लड़ने की तैयारी करने का उचित अवसर मिले। आशा है शीघ्र ध्यान दिया जाएगा। आपका भगत सिंह। आजन्म कैदी, मियांवाली जेल, 17 जून 1929। उनकी मांग कानूनन थी, इसलिए जून के अंतिम सप्ताह में उन्हें लाहौर सेंट्रल जेल में बदल दिया गया। भूख हड़ताल के कारण उस समय उनकी हालत ऐसी थी कि उन्हें कोठरी तक पहुंचने के लिए स्ट्रेचर का प्रयोग करना पड़ा। 10 जुलाई 1929 को लाहौर के मजिस्ट्रेट श्री कृष्ण की अदालत में सांड्रस हत्या केस आरंभिक कार्यवाही के लिए शुरू हो गया। उस समय भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को स्ट्रेचर पर अदालत में लाया गया। इस दशा में देखकर पूरे देश में हाहाकार मच गया। उसी दिन बोस्टल जेल के उन साथी अभियुक्तों ने भी उनकी सहानुभूति में अनशन आरंभ करने की घोषणा कर दी। यतीन्द्रनाथ दास 4 दिन बाद भूख हड़ताल में शामिल हुए। 14 जुलाई 1929 को भगत सिंह ने भारत सरकार के होम मेंबर अर्थात गृह सदस्य को जो पत्र भेजा, उसमें निम्नलिखित मांगे थी। राजनीतिक कैदी होने के नाते हमें अच्छा खाना दिया जाना चाहिए, इसलिए हमारे भोजन का स्तर यूरोपियन कैदियों जैसा होना चाहिए। हम उसी तरह की खुराक की मांग नहीं करते, बल्कि खुराक का स्तर वैसा चाहिए। हमें मशक्कत के नाम पर जेलों में सम्मानहीन काम करने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए। बिना किसी रोक टोक के पूर्व स्वीकृति अर्थात जिन्हें जेल अधिकारी स्वीकृत कर लें, पुस्तकें और लिखने का सामान लेने की सुविधा मिलनी चाहिए। कम से कम एक दैनिक पत्र हर एक राजनीतिक कैदी को मिलना चाहिए। हर एक जेल में राजनीतिक कैदियों का एक विशेष वार्ड होना चाहिए, जिसमें उन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति की सुविधा होनी चाहिए जो यूरोपियन लोगों के लिए होती है, और एक जेल में रहने वाले सभी राजनीतिक कैदी उस वार्ड में रहने चाहिए। स्नान के लिए सुविधाएं मिलनी चाहिए, अच्छे कपड़े मिलने चाहिए। यूपी जेल सुधार समिति कमेटी में श्री जगत नारायण और खान बहादुर हाफिज हिदायत हुसैन की यह सिफारिश कि राजनीतिक कैदियों के साथ अच्छी क्लास के कैदियों जैसा व्यवहार होना चाहिए, हम पर लागू होना चाहिए। सरकार के लिए यह भूख हड़ताल प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गई। भगत सिंह का वजन 30 जुलाई 1929 तक लगभग 5 पाउंड प्रति सप्ताह तक गिरता गया।
बाद में वजन ठहर गया। भूख हड़ताल आरंभ करते समय उनका वजन 133 पाउंड था। 2 सितंबर 1929 को जब भूख हड़ताल के संबंध में देश की जनता का मन पूरे उफान पर था, सरकार ने जेल इंक्वायरी कमेटी की स्थापना की। 10 जुलाई 1929 को मुकदमा आरंभ हुआ था। भूख हड़ताल की स्थिति में भी अभियुक्तों को हथकड़ी लगाकर अदालत में लाया जाता था। 17 जुलाई 1929 को भगत सिंह ने हथकड़ी लगाने का विरोध किया। हथकड़ी लगाने का तरीका यह था कि एक हाथ पुलिस कांस्टेबल का रहता था, एक क्रांतिकारी अभियुक्त का। 13 सितंबर 1929 को पूरा देश आंसुओं से भीग उठा। हर हृदय दर्द से करहा उठा। भगत सिंह दर्द से तड़प उठे। उनके मित्र यतीन्द्रनाथ दास भूख हड़ताल में ही शहीद हो गए। पत्रों में भूख हड़ताल का तूफान उमड़ रहा था। यतीन्द्रनाथ के शहीद होने से अंग्रेजी सरकार परेशान थी और जनता उत्तेजित हो रही थी। इस प्रकार सरकार और देश के नेता दोनों ही भूख हड़ताल की समाप्ति चाहते थे। दोनों ही अपने अपने ढंग पर भगत सिंह को भूख हड़ताल तोड़ने के लिए प्रयत्न कर रहे थे। तभी सरकार द्वारा नियुक्त जेल कमेटी ने अपनी सिफारिशें सरकार के पास भेज दी। भगत सिंह आने वाली परिस्थितियों को तुरंत भांप लेते थे। उन्होंने समझ लिया कि उनकी मांगें काफ़ी अंशों में मान ली जाएंगी। उन्होंने अपने साथियों से कहा, बस इस बार इतना ही काफ़ी है। अब हमें देखना चाहिए कि सरकार इन सिफारिशों के बारे में क्या करती है। और वे भूख हड़ताल तोड़ने को तैयार हो गए। जेल अधिकारियों को जैसे वरदान मिल गया। भगत सिंह ने कहा, हम इस शर्त पर भूख हड़ताल तोड़ने को तैयार हैं कि हम सबको एक साथ करने का अवसर दिया जाए। ऐसी बात मान ली गई। सब के लिए फलों के रस के गिलास तैयार किए गए। भगत सिंह ने कहा कि वह तो दाल और फुल्का ही खाकर भूख हड़ताल समाप्त करेंगे। डॉक्टरों ने समझाया, इतने दिन भूखे रहने के बाद एकदम खाना ठीक नहीं, पर वे न माने। अंत में जेल अधिकारियों को उनकी बात मानने को विवश होना पड़ा और 5 अक्टूबर 1929 को भगत सिंह ने अपनी 114 दिन की ऐतिहासिक भूख हड़ताल सामूहिक रूप से अपने साथियों के साथ दाल और फुल्का खाकर भंग की। चैप्टर 15। लाहौर षड्यंत्र केस के अभियुक्त जब स्पेशल मजिस्ट्रेट की अदालत में आकर खड़े हुए तो लगा, इतना बड़ा देश हिंदुस्तान सचमुच एक है। भारत माँ के निराले मत वाले सपूत सचमुच एक होकर माँ की बेड़ियाँ तोड़ने के लिए कटिबद्ध हैं। भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, सुखदेव, राजकुमार, विजय कुमार सिन्हा, जितेंद्र सान्याल, जयदेव कपूर, आशाराम, महावीर सिंह, कमलनाथ तिवारी, किशोरलाल, शिव वर्मा, गया प्रसाद, सुरेंद्र पांडे, अजय घोष, कुंदनलाल, देशराज और प्रेमदत्त सभी तो सिरों कफन बांधकर माँ को आज़ाद कराने निकले थे। आज़ादी के दीवाने, क्रांति के राजदूत। जैसे अखाड़े में मस्त पहलवान जाते हैं, उसी तरह क्रांति के ये दीवाने अदालत में आते थे। आते ही एक बार चारों ओर देखते, फिर नारा लगाते, इनकलाब जिंदाबाद। इसके बाद राष्ट्रीय गान आरंभ होता, वंदे मातरम। उसके बाद झूमकर गाते, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने दे बता देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। ऐ शहीद मुल्कों मिल्लत मैं तेरे ऊपर निसार, अब मेरी हिम्मत की चर्चा गैर की महफिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। फिर नारा गूंज उठता, इनकलाब जिंदाबाद। मजिस्ट्रेट कृष्ण वर्मा काला मुंह किए बैठा रहता और मौत के ये दीवाने झूम झूम कर गाते रहते। सरकार के अत्याचारों से तंग आकर इस मुकदमे में सरकारी गवाहों की पूरी पलटन तैयार हो गई थी। सरकार चाहती थी कि गवाहों की गवाहियों से वह इन लोगों को जनता की निगाहों में सिरफिरा और खूनी साबित कर दें, लेकिन परिणाम उल्टा हो रहा था। भगत सिंह ने इस तरह की व्यूह रचना की थी कि सरकार उसमें फंसती जा रही थी और
जनता का झुकाव भगत सिंह और उनके साथियों की ओर होता जा रहा था। जब सरकारी गवाह फणींद्र नाथ घोष कटघरे में आकर दल के भेद खोलने लगे तो शिव वर्मा ने इस सफाई से जिर है कि उन्हें भरी अदालत में बम बनाने का फार्मूला और तरीका बताना पड़ गया। इस तरह नई पीढ़ी को बम बनाना आ गया। श्रीमती सुभद्रा जोशी के शब्दों में उस समय का एक दृश्य प्रस्तुत है। न्यायाधीश के कमरे में न्यायाधीश जो ही कुर्सी पर आकर बैठते वह राष्ट्रीय गीतों और नारों से गूंज उठता। चारों ओर सन्नाटा छा जाता। न्यायाधीश सिर झुकाए कुर्सी पर मौन बैठे रहते। वकील एकदम मौन हो अपने स्थान से हिलते तक न थे। अर्दली सिपाही और दूसरे कर्मचारी भी सिर झुकाए खड़े या बैठे रहते थे। अभियुक्तों के संबंधियों पर एक विचित्र सी गंभीरता छा जाती थी। भगत सिंह और उसके साथी अदालत में पूरी तरह से छा जाते थे। सारा कमरा ही बलिदान के रंग में रंग जाने का दृश्य उपस्थित करता था। सुश्री वीरेंद्र सिंधु ने लिखा है, यह अदालत उन दिनों लाहौर की सबसे दिलचस्प जगह थी। अदालत का मुख्य द्वार बिल्कुल सड़क पर था। कॉलेजों स्कूलों के विद्यार्थी छुट्टी होते ही दौड़कर वहां आ जाते थे और इस तरह अदालत के बाहर भी अच्छी खासी भीड़ जुट जाती थी। भगत सिंह खूब जोर से बोलते थे कि आवाज़ बाहर तक पहुँचे। जब अभियुक्त भीतर के कमरे में गाते थे तो बाहर खड़े लोग गाने लगते थे। शहीदों के शहीद कवि श्री ओम प्रकाश की ये पंक्तियाँ उन दिनों घर घर में गाई जाती थी। कभी वो दिन भी आएगा कि आज़ाद हम होंगे, ये अपनी ही ज़मीं होगी, यह अपना आसमां होगा। शहीदों की चिताओं पर जुड़ेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। और इस तरह मुकदमे का नाटक चलता रहा। अचानक एक दिन मस्ती भरा यह वातावरण क्रोध के तूफान में बदल गया। मौत के ये दीवाने, क्रांति के ये अग्रदूत, जिनके होठों पर हमेशा मुस्कान तैरा करती थी, क्रोध से थरथरा उठे। गवाहों के कटघरे में जयगोपाल खड़ा था। वही जयगोपाल जिसने क्रांति के युद्ध में कंधे से कंधा मिलाकर चलने की सौगंध खाई थी, जो सांड्रस वध में भगत सिंह का प्रमुख सहयोगी और मित्र था। वही जयगोपाल इस समय गवाहों के कटघरे में खड़ा होकर अपने मित्रों के विरुद्ध गवाही देने आया था। खड़ा ही नहीं था वरन खड़े होकर अपनी मूछें ऐंठ रहा था और व्यंग कर रहा था। यह स्थिति आज़ादी के मतवालों से बर्दाश्त नहीं हुई। क्रांतिकारियों में सबसे कम उम्र के थे प्रेमदत्त। उनका खून खोल उठा। उन्होंने अपना जूता खोला और जयगोपाल को खींच मारा। हाहाकार मच गया। अदालत में मजिस्ट्रेट ने तुरंत अभियुक्तों को हथकड़ी लगाने का हुक्म दिया। भला ऐसा हो सकता था? इस पर एकदम हंगामा मच गया और अदालत की कार्यवाही उस दिन के लिए स्थगित करनी पड़ी। दूसरे दिन अभियुक्तों ने अदालत में आने से ही इनकार कर दिया। पुलिस उन्हें ज़बरदस्ती अदालत में लाने के लिए एकदम खूंखार पशु की तरह टूट पड़ी। उसकी इच्छा थी कि अभियुक्तों को ज़बरदस्ती लारी में लाद लें, लेकिन वे लोग ऐसी मिट्टी के नहीं बने थे जो इस तरह के बल प्रयोग के सामने झुक जाते। पूरी कशमकश और बल प्रयोग के बाद पुलिस केवल 5 अभियुक्तों को लारी में लादने में सफल हो पाई। लेकिन जब लारी बोस्टल जेल पहुंची तो पांचों व्यक्ति इस तरह आपस में चिपट गए कि पुलिस उन्हें किसी भी तरह नीचे उतारने में सफल न हो पाई। अदालत की कार्यवाही उस दिन भी न हो सकी। दूसरे दिन पुलिस अफसरों ने दावा किया कि अदालत पहुंचकर हथकड़ी खोल दी जाएंगी। अदालत पहुंचकर पुलिस अपने वादे से फिर गई और उसने हथकड़ी न खोली। लंच के समय भगत सिंह ने हंसकर कहा, यारो खाना तो खा लेने दो। हथकड़ियाँ खोल दी गई, पर लंच के बाद अभियुक्तों ने हथकड़ियाँ लगाने से इनकार कर दिया। उसके बाद भारतीय अदालतों के इतिहास में ऐसा दृश्य प्रस्तुत हुआ कि सारी इंसानियत त्राही कर उठी। मजिस्ट्रेट बैठा रहा और उसकी आज्ञा पर पुलिस के सिपाहियों ने क्रूरतम पिटाई की। 8 पठान भगत सिंह पर लिपट गए।
लेकिन इतने से भी संतोष न हुआ। पुलिस और पठान जेल उन्हें लेकर पहुंचे और वहां भी वे पीटे गए। वहां भी मुख्य निशाना भगत सिंह था। पुलिस ने भरपूर बल प्रयोग के साथ रिपोर्ट दी, इन्हें मार डाला जाए। सरकार के इस घृणित क्रम के विरुद्ध देश विदेश में नफरत की आग फैल गई। समाचार पत्रों ने सुर्खियां देकर इस समाचार को छापा। देश विदेश में प्रदर्शन हुए। अंत में सरकार झुकी और लंबे अवरोध के बाद फिर मुकदमा चला। इसके बीच सर्वश्री सुभाष चंद्र बोस, बाबा गुरुदित्ता सिंह, के.एल. नरियन, राजा कलाकार, रफ़ी अहमद किदवई, मोहनलाल सक्सेना आदि अदालत में आए। सरकार ने अभियुक्तों को फंसाने के लिए मुकदमा चलाया था और खुद उस चक्रव्यूह में फंस गई। तभी भगत सिंह ने एक और तुरुप चाल चल दी। जेल सुधार कमेटी ने जेलों में व्यवहार के संबंध में जो सिफारिशें की थी उन्हें लागू करने के लिए पहले सरकार ने नवंबर 1929 का समय घोषित किया था, फिर इसे दिसंबर के लिए स्थगित किया। लेकिन जनवरी 1930 बीत जाने पर भी कोई कार्रवाई न हुई। इस पर भगत सिंह ने 4 जनवरी 1930 को एक सप्ताह का नोटिस देने के बाद फिर हड़ताल शुरू कर दी। सरकार ने घबराकर एक पत्र में प्रकाशित करके नया आश्वासन दिया। भगत सिंह ने भूख हड़ताल तोड़ दी। इसके बाद भी उन्हें कुछ शिकायतें थीं। भगत सिंह ने फिर अदालत जाना बंद कर दिया। इस पर सिविल मिलिट्री गजट नामक पत्र में एक वक्तव्य छपा कि अभियुक्तों ने अदालत का बहिष्कार कर दिया। इस पर 11 फरवरी 1930 को भगत सिंह ने एक पत्र में अपनी और बी के दत्त की ओर से मजिस्ट्रेट को लिखा। दूसरे साथी अभियुक्त हिंदुस्तान के भिन्न भिन्न और दूर दूर के प्रांतों के रहने वाले हैं, इसलिए उनको अपने बंधुओं से मुलाकात की सुविधाएं मिलनी चाहिए। श्री बटुकेश्वर दत्त और कमलनाथ तिवारी ने कुमारी लज्जावती से मुलाकात की इच्छा प्रकट की थी, लेकिन उनको इस आधार पर मुलाकात करने से की सुविधा नहीं दी गई कि वे न तो इन दोनों के रिश्तेदार हैं और न वकील ही। बाद में इन लोगों का मुख्तारनामा प्राप्त कर लेने पर भी उन्हें मुलाकात की स्वीकृति न दी गई। इससे साफ प्रकट है कि अभियुक्तों को अपनी सफाई देने के लिए पूरी सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं। साथ ही क्रांति कुमार, जो हमारी डिफेंस कमेटी के लिए बहुत उपयोगी काम कर रहे थे, उनको एक झूठा मुकदमा अर्थात चटनी में रखकर पिस्तौल की गोली लाने का बनाकर जेल में डाल दिया गया। यही नहीं, जब झूठा मुकदमा उनके विरुद्ध न हो सका तो गुरुदासपुर में उनके विरुद्ध 124A में एक नया मुकदमा खड़ा कर दिया गया। मैं स्वयं पूरे समय के लिए वकील नहीं रख सकता, इसलिए मैं चाहता था कि मेरी आदमी अदालत में रहें, लेकिन बिना कोई कारण बताए उन्हें स्वीकृति न देकर लाला अमरदास को एडवोकेट की जगह दे दी गई है। इंसाफ के नाम पर खेले जाने वाले इस नाटक को हम हरगिज़ पसंद नहीं करते, क्योंकि इससे हमें अपनी सफाई पेश करने के लिए कोई सुविधा या लाभ नहीं पहुंचता। एक और बड़ी शिकायत अखबार न मिलने की है। हवालाती कैदियों से दंड प्राप्त कैदियों जैसा व्यवहार नहीं किया जा सकता। इनको रोज़ाना कम से कम एक अखबार जरूर मिलना चाहिए। अंग्रेजी न जानने वालों के लिए भी हम एक दैनिक चाहते हैं, इसलिए विरोध के तौर पर हम ट्रिब्यून भी वापस कर रहे हैं। इन्हीं कारणों से हमने 29 जनवरी 1930 को अदालत में न जाने की घोषणा कर दी थी। इन असुविधाओं के दूर होते ही हमें अदालत में आने में कोई आपत्ति न होगी। चैप्टर 16। भगत सिंह ने अपनी दूरदर्शिता और बुद्धिमानी से सरकार को नाकों चने चबवा दिए थे और अब वह किसी तरह इस मुकदमे से पीछा छुड़ाना चाहती थी। 12 सितंबर 1929 को अंग्रेजी सरकार ने केंद्रीय असेंबली में एक बिल पेश किया, जिसका आशय यह था कि यदि अभियुक्त अपने को अदालत में आने के अयोग्य बना ले तो न्यायाधीश को अधिकार होगा कि वह उनकी अनुपस्थिति में काम जारी रखे। सरकार की चाल यह थी कि अदालत में दुर्व्यवहार करने पर अभियुक्त अदालत में जाना बंद कर देंगे और इस प्रकार मुकदमा जल्दी समाप्त हो जाएगा।
इस बिल को लेकर असेंबली में हंगामा उठ पड़ा। प्रतिपक्ष दल ने इसका जमकर विरोध किया। नतीजा यह हुआ कि 16 सितंबर 1929 को सरकार ने अपना मत लोकमत के लिए प्रसारित करना स्वीकार कर लिया। साथ ही सरकार ने यह भी कह दिया कि यदि आवश्यकता हुई तो वह अपने विशेषाधिकार प्रयोग करेगी। 1 मई 1930 को गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन ने लाहौर षड्यंत्र केस ऑर्डिनेंस के नाम से एक विशेष आदेश जारी किया। इसके अनुसार 3 जजों का एक स्पेशल ट्रिब्यूनल नियुक्त किया गया, जिसे यह अधिकार दिए गए कि अभियुक्तों की अनुपस्थिति में सफाई के वकीलों और सफाई गवाहों के उपस्थित हुए बिना और सरकारी गवाहों के जिरह के अभाव में भी यह मुकदमे का फैसला एक तरफा कर सकता है। वास्तव में मई 1929 में श्री हैरिसन की अध्यक्षता में जलियांवाला बाग के अभियुक्तों का फैसला करने के लिए जो फौजी ट्रिब्यूनल बनाया गया था, इस ट्रिब्यूनल को भी उससे भी ज़्यादा नादिरशाही अधिकार प्राप्त थे। 2 बातों में ज़रूर दोनों समान थे। पहली यह कि उसमें भी 2 अंग्रेज और 1 मुसलमान जज थे, और इसमें भी साथ ही वह भी मई महीने में नवोदित हुआ था। और यह भी नया ट्रिब्यूनल पंजाब हाई कोर्ट ने बनाया था, और उसमें ये सदस्य थे: जस्टिस जे कोल्डस्ट्रीम प्रेसिडेंट, जस्टिस आगा हैदर सदस्य और जस्टिस जी.सी. विल्टन सदस्य। भगत सिंह ने ट्रिब्यूनल का बहिष्कार करने का निश्चय किया और उपस्थित न होने की बात दोहराई। उन्होंने देखा था कि भारतीय जनता इस समय भयानक रूप से क्रोध में है। अगर उन्होंने और उनके साथियों ने अदालत का बहिष्कार किया और सरकार ने इन अभियुक्तों की अनुपस्थिति में एक तरफा फैसला कर दिया तो जनता क्रोध में पागल हो जाएगी और देश को स्वतंत्र करने के लिए बड़े से बड़ा कदम उठाने के लिए तैयार हो जाएगी। यही तो भगत सिंह चाहते थे। वह अपनी पूर्णाहुति देकर जनता को जगाना चाहते थे। 5 मई 1930 को लाहौर षड्यंत्र केस की कार्यवाही ट्रिब्यूनल के सामने आरंभ हुई। अभी तक मुकदमा उस अदालत में होता था जो सेंट्रल जेल के साथ ही थी और जिसमें जाने को जेल के भीतर से ही एक छोटा सा द्वार था। भगत सिंह और दत्त तो वहाँ थे ही। बोस्टल जेल के अभियुक्त वहाँ ले आए जाते थे। अब अदालत मजिस्ट्रेट की नहीं, माननीय जजों की थी, और उन्हें जेल के अंदर बुलाना उनकी शान के विरुद्ध था। इसलिए पुंछ हाउस में अदालत बना दी गई और वहीं अभियुक्तों को लाने की व्यवस्था की गई। देश की आज़ादी के मतवाले अपनी पूर्णाहुति देने को तत्पर इन नवयुवकों पर भला इस प्रकार से क्या असर पड़ता। वे उसी तरह झूमते हुए मस्त चाल से अदालत में आते जाते यही नारा लगाते, इनकलाब जिंदाबाद, और संगीत उभरता, सुजलाम सुफलाम, या सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। दर्शक ये सब देखकर स्तब्ध रह जाते। नीचे की अदालत में हिंदुस्तानी मजिस्ट्रेट नारों और गानों के बीच शांत बैठा रहता था। ट्रिब्यूनल में पहले ही दिन अंग्रेज जजों ने नारों पर नाक भौं चढ़ाई और सरकारी वकील से नारों का अंग्रेजी में अनुवाद कराकर उनका अर्थ जाना। इस वातावरण में वे काफ़ी भड़के पर संयत रहे। सरकार को नीचे की अदालत से यह सबक मिल चुका था कि मुकदमे की कार्यवाही पत्रों में छापकर जलसों में चर्चा का विषय बनाकर उन लोगों को जिन्हें वह डाकुओं और हत्यारों की तरह मार डालना चाहती थी, शहीदों और राष्ट्रवीरों का रूप मिल रहा है। इसलिए अदालत की कार्यवाही के प्रकाशन पर उसने पाबंदी लगा दी थी। लेकिन भला इससे जनता के दिलों की भावनाओं पर पाबंदी लगा सकती थी? नहीं। ट्रिब्यूनल में वही 18 अभियुक्त उपस्थित थे जो मजिस्ट्रेट की अदालत में थे। ट्रिब्यूनल ने एक एक अभियुक्त से पूछा, आप वकील के द्वारा अपना मामला पेश करना चाहते हो तो वह सरकार के खर्चे पर किया जाएगा। सुखदेव, आशाराम, जयदेव, शिव वर्मा और कमलनाथ तिवारी ने इनकार कर दिया। किशोरी लाल, अजय घोष और प्रेमदत्त ने कहा, सरदार किशन सिंह डिफेंस कमेटी से सलाह करके उत्तर देंगे।
गया प्रसाद और जितेंद्र नाथ दास सान्याल ने कोई उत्तर नहीं दिया और बैठे रहे। बटुकेश्वर दत्त और कुंदनलाल ने कहा, मैं इस अदालत में किसी प्रश्न का उत्तर देने से इनकार करता हूँ। सुरेंद्र पांडे, विजय कुमार सिन्हा और राजगुरु ने कहा, मुझे कोई शिकायत नहीं चाहिए, सहायता नहीं चाहिए। महावीर सिंह का उत्तर था, मैं इस अदालत की किसी कार्रवाई में हिस्सा नहीं लूँगा। जब अदालत में सभी असहयोग करने को तत्पर थे, भगत सिंह ने शांत स्थिर स्वर में कहा, मुझे एक वकील की ज़रूरत है, कानूनी सलाहकार के रूप में। न वे सरकारी गवाहों से जिरह करेंगे, न अदालत में बहस करेंगे, सिर्फ अदालत की कार्रवाई की चौकसी करते रहेंगे। उन्होंने बैरिस्टर दूनीचंद का नाम इस काम के लिए प्रस्तावित किया। ट्रिब्यूनल ने उनकी बात मान ली। राजगुरु ने नया अड़ंगा डाला। उन्होंने कहा, उन्हें अदालत की भाषा समझ में नहीं आती, इसलिए उन्हें मराठी दुभाषिया मिलना चाहिए। सरकारी वकील ने नाक भौं सिकोड़ी, पर अदालत ने तुरंत दुभाषियों की बात मान ली। यह सब था, किंतु ट्रिब्यूनल के अंग्रेज जस्टिस, खासकर प्रेसिडेंट श्री कोल्डस्ट्रीम अभियुक्तों के नारों और गानों से परेशान थे। वह इसे तुरंत बंद करना चाहते थे, फिर भी वे संयत रहे और मुखबिर जयगोपाल का बयान चलता रहा। अदालत बैठी तो भगत सिंह ने अपने मीठे और कुक भरे स्वर में क्रांति कवि ओम प्रकाश की ये पंक्ति गाई, वतन की आबरू का पास देखें कौन करता है, सुना है आज मक्तल में हमारा इम्तिहान होगा, इलाही वह भी दिन होगा जब अपना राज देखेंगे, जब अपनी ही ज़मीं होगी और अपना आसमां होगा। जब पहले छंद का भाव प्रेसिडेंट कोल्डस्ट्रीम को बतलाया गया तो वह गुस्से में लाल हो गए। उन्होंने ऊपर के स्तर पर सलाह की और अदालत आरंभ होने के 4 दिन बाद वे समय से पहले ही कुर्सी पर आ बैठे। जो ही अभियुक्त आए और उन्होंने नारे लगाए, जस्टिस कोल्डस्ट्रीम ने उन्हें बंद करने का आदेश दिया। भला भगत सिंह और उनके साथी ऐसा आदेश कब मानने वाले थे। वे और भी जोर से गाने लगे, अपनी किस्मत में अजल से ही सितम रखा था, रंज रखा था, मुहिम रखी थी, गम रखा था, किसको परवाह थी और किसमें दम रखा था, हमने जब वादिये गुर्बत में कदम रखा था, दूर तक यादें वतन आई थी समझाने को। जस्टिस कोल्डस्ट्रीम ने पुलिस को आदेश दिया कि वह इस गाने को बंद करवाए। पुलिस अभियुक्तों के बीच कूद पड़ी और 12 मई 1930 को अदालत का वही काला इतिहास फिर से दोहराया गया जो स्पेशल मजिस्ट्रेट की अदालत में हुआ था। लात, घूंसों और डंडों से अभियुक्तों की पिटाई आरंभ की गई। इस घटना में अदालती इतिहास के संग्रहालयों में एक नया चेहरा उभर कर सामने आया। वह चेहरा था जस्टिस आगा हैदर का। वे कुर्सी से उठकर बाहर जाने को तैयार हुए, जिससे न्यायालय में हो रहे अन्यायपूर्ण कार्य को न देख सकें। वे उठ जाते तो ट्रिब्यूनल के मुंह पर ऐसी कालिख पुज जाती जो छुड़ाए न छूटती। इसलिए प्रेसिडेंट जस्टिस कोल्डस्ट्रीम उनसे व्यक्तिगत प्रार्थना की कि वे बैठे रहें। इस पर आगा हैदर बैठे तो रहे, पर उन्होंने अपना मुंह अखबार से ढक लिया। कम से कम खुदा से मैं यह तो कह सकूंगा कि हाँ, अन्याय तो हुआ था, पर मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा। जस्टिस कोल्डस्ट्रीम ने कार्यवाही में यह लिखा, Owing to disorderly conduct of the accused, the case adjourned to tomorrow. The court was cleared and the executed were resumed. अभियुक्तों के दुर्व्यवहार के कारण केस कल के लिए स्थगित कर दिया गया। अदालत खाली हो गई और अभियुक्त हटा दिए गए। जे कोल्डस्ट्रीम, जी.सी. हिल्टन। जस्टिस आगा हैदर ने इस आदेश पर हस्ताक्षर नहीं किए और अलग से अपना आदेश लिखा। आई वॉज नॉट ए पार्टी ड्यू द ऑर्डर ऑफ द रिमूवल ऑफ द accused from the court to the jail and I was not responsible for
it anyway. I disassociate myself from all that took place today in consequence of that order. ये सब हिंदी में लिखी हुई है, अंग्रेजी इसलिए थोड़ी परेशानी हो रही है पढ़ने में। अर्थात मैं अभियुक्तों को अदालत से जेल भेजने के आदेश का भागीदार नहीं था और न उन सब के लिए किसी भी तरह जिम्मेदार। मैं उस सब से जो आज यहाँ हुआ अपने को असंबद्ध करता हूँ। आगा हैदर। इस बात का लाभ भगत सिंह को पहुँचा। जो साथी अदालत का बहिष्कार करने को उनसे सहमत नहीं थे, वे तुरंत उनसे सहमत हो गए और 13 मई 1930 को अदालत में जाने के बाद फिर नहीं गए। इस प्रकार लाहौर षड्यंत्र केस का 4-5 दिन तो मुकदमा रहा, फिर न्याय के नाम पर अच्छा खासा मजाक बन गया, जिसमें एक ही पक्ष था। हालांकि देखने को एक ही पक्ष था, परंतु जस्टिस आगा हैदर सरकारी गवाहों से जी रह करके उन क्रांतिवीरों का ही तो प्रतिनिधित्व कर रहे थे। वे इस मुकदमे में झूठे क्रांतिकारी मुकदमे बनाने के लिए अपने फैसलों में पुलिस को लताड़ चुके थे और अपने राष्ट्र प्रेम और स्वतंत्र स्वभाव के लिए देशभक्तों में ख्याति प्राप्त कर चुके थे। स्वाभाविक था कि अंग्रेज सरकार इससे चिढ़ती। उसने पुराने ट्रिब्यूनल को तोड़कर नया ट्रिब्यूनल बनाया। जस्टिस जी.सी. हिल्टन अध्यक्ष, जस्टिस अब्दुल कादिर सदस्य, जस्टिस जे.के. टैप सदस्य। वायसराय ने इस तरह एक साथ 2 शिकार किए। एक तो जस्टिस आगा हैदर से पीछा छुड़ाया और दूसरा उनके साथ ही कोल्डस्ट्रीम को हटाकर अभियुक्तों से कहा उनकी बात मान ली गई है, अब वे अदालत में आना आरंभ करें। लेकिन भगत सिंह इस चाल को अच्छी तरह समझ गए। उन्होंने कहा, जो लोग हमारे अपमान के लिए जिम्मेदार हैं उनमें जस्टिस हिल्टन भी है। वे क्षमा याचना करें तो हम अदालत में आएं। अंग्रेजी सरकार की नाक पहले ही काफ़ी कट चुकी थी, इसलिए वह और न झुकी और मुकदमे की एक तरफा कार्यवाही आरंभ हो गई। यह कार्यवाही लगभग 3 महीने चलती रही। 26 अगस्त 1930 को अदालत का काम पूरा हो गया, पर कागजी कार्यवाही तो उसे करनी ही थी। दूसरे दिन अभियुक्तों को संदेश भेजा गया कि आप अपने बचाव के लिए स्वयं या वकील के द्वारा जो कहना चाहते हैं कह सकते हैं या अपने गवाह पेश कर सकते हैं। अभियुक्तों में से कोई भी इस बात के लिए तैयार नहीं था। इस इनकार के साथ ही अभियुक्त ये भी समझ गए कि ट्रिब्यूनल अब अपना फैसला देने ही वाला है। भगत सिंह ने उस समय 2 पत्र लिखे, जिनसे उस समय की परिस्थितियों का स्पष्ट पता लगता है। सेंट्रल जेल लाहौर, 16 सितंबर 1930। ब्रदर अजीज कुलबीर जी, सत श्री अकाल। आपको मालूम ही होगा कि बमुजिब अहकाम अफसराना वाली मेरी मुलाकातें कम कर दी गई हैं। अंदरूनी हालात फ़िलहाल मुलाकात न हो सकेगी और मेरा ख्याल है कि अनकरीब ही फैसला कर दिया जाएगा। इसके चंद रोज़ बाद किसी दूसरी जेल को चालान हो जाएगा, इसलिए किसी दिन जेल में आकर मेरी कुतुब व पारचात व दीगर अशिया ले आना। मैं बर्तन, कपड़े, कुतुब, दीगर कागजात जेल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट के दफ्तर में भेज दूंगा, आकर ले जाना। न मालूम मुझे बार बार यह ख्याल क्यों आ रहा है कि इसी हफ्ता के अंदर या ज़्यादा से ज़्यादा इसी माह में फ़ैसला और चालान हो जाएगा। इन हालात में अब तो किसी दूसरी जेल में मुलाकात हो तो हो, यहाँ तो उम्मीद नहीं है। वकील को भेज सको तो भेजना। मैं प्रीवी काउंसिल के सिलसिले में एक ज़रूरी बात दरियाफ्त करना चाहता हूँ। वालिदा साहिबा को तसल्ली देना, घबराएं नहीं। आपका भाई भगत सिंह। सेंट्रल जेल लाहौर, 25 सितंबर 1930। ब्रदर अजीज़ कुलबीर सिंह जी, सत श्री अकाल। मुझे यह मालूम करके कि एक दिन आप वालदा को साथ लेकर आएँ और मुलाकात की इजाज़त न मिलने पर मायूस लौट गए। बड़ा अफसोस हुआ। आखिर तुम्हें तो मालूम हो चुका था कि जेल वाले मुलाकात की इजाज़त नहीं देते, फिर वालदा को क्यों साथ लाए?
मैं जानता हूँ वे इस वक्त सख्त घबराई हुई हैं, मगर घबराहट और परेशानी का क्या फ़ायदा। नुकसान ज़रूरी है, क्योंकि जब से मालूम हुआ वे बहुत रो रही हैं, मुझे खुद भी बेचैनी हो रही है। घबराने की कोई बात नहीं और इससे कुछ हासिल भी नहीं। सब हौसला से हालात का मुकाबला कर। आखिर दुनिया में दूसरे लोग भी तो हज़ारों मुसीबतों में फंसे हुए हैं। और फिर अगर लगातार 1 साल मुलाकातों पर तबीयत सैर नहीं हुई तो 2-4 मजीद और मुलाकातों से भी तसल्ली न हो सकेगी। मेरा ख्याल है कि फैसला और चालान के बाद मुलाकातें खुल जाएंगी, लेकिन अगर फ़र्ज़ किया जाए कि फिर भी मुलाकात की इजाज़त न मिले तो घबराने से क्या फ़ायदा। तुम्हारा भगत सिंह। 5 सितंबर 1930 की रात को जेल में ऐसा दृश्य प्रस्तुत हुआ जैसा कि जेल के इतिहास में कभी न हुआ होगा। उस रात अंतिम पहर हुआ, पता नहीं क्या लिखा। अभियुक्तों के साथ इस डिनर में जेल के कुछ अधिकारी भी शामिल हुए। सब ने एक दूसरे से विदा ली। अफसर आश्चर्य से इन मौत के दीवानों को देख रहे थे जो जिंदगी को फुटबॉल की तरह उछालते चल रहे थे। डिनर क्या था, आनंदपूर्ण समारोह था। सब हंस रहे थे, एक दूसरे को छेड़ रहे थे, लतीफ़े चुटकुले सुनाए जा रहे थे। अभियुक्त जेल के अधिकारियों के साथ एकदम आत्मियों जैसा व्यवहार कर रहे थे और जेल अधिकारियों का दिल उनके प्रति आदर और श्रद्धा से भर गया था। दूसरे दिन सुबह पता लगा कि जेल के चारों ओर सशस्त्र पुलिस का पहरा लगा दिया गया है और बहुत सावधानी बरती जा रही थी। 7 अक्टूबर 1930 की सुबह ट्रिब्यूनल का एक विशेष संदेशवाहक जेल में आया और उसने अभियुक्तों को ट्रिब्यूनल का फैसला सुनाया। यह व्यवस्था इसलिए की गई थी क्योंकि अभियुक्त जब मुकदमे के लिए ही अदालत में नहीं जाते थे तो फैसला सुनने क्यों जाते। फैसला 68 पृष्ठ का था और उसमें अभियुक्तों को क्रमशः इस प्रकार सजा दी गई थी: भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी, कमलनाथ तिवारी, विजय कुमार सिन्हा, जयदेव कपूर, शिव वर्मा, गया प्रसाद, किशोरी लाल और महावीर सिंह बाद में काले पानी में अनशन के 90वें दिन शहीद को आजन्म काला पानी, कुंदन लाल को 7 साल और प्रेमदत्त को 3 साल की सजा। मास्टर आशाराम, अजय घोष, सुरेंद्र नाथ पांडे, देशराज और जितेंद्र सान्याल को रिहा कर दिया गया। बहुत सावधानी रखी गई थी कि फैसले की खबर जनता में न पहुंचे, लेकिन हवा के झोंकों पर चढ़कर यह खबर घर घर फैल गई। सरकार ने फैसला होते ही लाहौर में धारा 144 लगाकर जलसे जुलूसों पर पाबंदी लगा दी थी, पर बिना किसी ऐलान और पोस्टर के म्यूनिसिपल ग्राउंड में बड़ी भारी सभा हुई। उसमें कड़ी सजा की, एक तरफा मुकदमा होने की और वायसराय के ऑर्डिनेंस की आलोचना हुई। प्रभावशाली पत्रों के विशेष अंक तुरंत निकले। उनमें भगत सिंह और उनके साथियों के फोटो भी छपे थे। सरकार के गुप्तचर परेशान हो गए कि ये फ़ोटो कब, कैसे, किसने लिए और पत्रों को कैसे मिले। 8 अक्टूबर 1930 को लाहौर और देश की जनता जोश और उत्तेजना से पागल हो उठी। लाहौर में स्टूडेंट यूनियन के आह्वान पर हड़ताल हुई। अधिकांश स्कूल कॉलेज अपने आप बंद हो गए और जो स्वयं बंद न हुए उन्हें धरना देकर बंद कराया गया। बहुत से विद्यार्थी और 17 महिलाएं गिरफ्तार हुईं। डीएवी कॉलेज के एक प्रोफेसर और 80 विद्यार्थियों के समूह ने पुलिस पर धावा बोल दिया। कई जगह लाठीचार्ज हुए। उस शाम देश भर में जुलूस निकले, सभाएं हुईं और सरकार की भरपूर भर्त्सना की गई। सितंबर 1930 के आरंभ में ही यह साफ मालूम होने लगा था कि ट्रिब्यूनल सरकार के इशारों पर नाच रही है और चाहे कुछ न करे पर भगत सिंह को अवश्य में फांसी देगी। सरदार किशन सिंह ने स्पेशल ट्रिब्यूनल द्वारा वायसराय के पास एक प्रार्थना पत्र दिया जो कानूनी दृष्टि से एक अद्भुत दावा था।
इसमें कहा गया था कि जिस दिन सैंडर्स का वध हुआ था उस दिन भगत सिंह कलकत्ता में था। उन्होंने वहां के उसी दिन खद्दर भंडार परी महल लाहौर के मैनेजर श्री रामलाल को एक पत्र लिखा था, जो डाक विभाग द्वारा बाकायदा उनके पास पहुंचा। मैं गवाह के रूप में उनको पेश कर सकता हूं या अदालत गवाही कानून के द्वारा उनको बुला सकता हूं। सरकारी गवाहों से वह अधिक प्रतिष्ठित नागरिक है। इस स्थिति में यह उचित है कि भगत सिंह को सफाई का अवसर दिया जाए। भगत सिंह को जेल में जब यह समाचार मिला तो वह बौखला उठे। वह अपने पिता की भावना समझते थे कि सरदार किशन सिंह जन्मजात क्रांतिकारी हैं, लेकिन उनका दृष्टिकोण यह है कि वे अपने को बचाकर दुश्मन पर चोट करना, जबकि भगत सिंह का उद्देश्य था अपने को जलाकर क्रांति का दावानल धधका देना। उन्होंने तुरंत अपने पिता को एक पत्र लिखा, जिसके कुछ मार्मिक अंश इस प्रकार हैं। मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि आपने स्पेशल ट्रिब्यूनल को मेरे बचाव के लिए एक प्रार्थना पत्र भेजा है। यह समाचार इतना दुखदायी था कि मैं इसे शांत होकर सहन नहीं कर सकता। आपका बेटा होने के नाते मैं आपकी पैतृक भावनाओं एवं इच्छाओं का पूरा सम्मान करता हूं, परंतु इसके साथ ही मैं समझता हूं कि आपको मेरे साथ परामर्श किए बिना मेरे विषय में कोई प्रार्थना पत्र देने का अधिकार न था। मुझे विश्वास है कि आपको यह बात स्मरण होगी कि आपका आरंभ से ही मुझे यह बात मना लेने के लिए प्रयत्न करते रहे हैं कि मैं अपना मुकदमा समझदारी से लड़ूं एवं अपना बचाव ठीक रूप से उपस्थित करूं। यह बात आपकी जानकारी में है कि मैं सदैव इसका विरोध करता रहा हूं। मेरा यह दृष्टिकोण रहा है कि समस्त राजनीतिक कार्यकर्ताओं को ऐसी दशा में अदालत की अवहेलना एवं उपेक्षा दिखानी चाहिए और उनको जो कठोर से कठोर दंड दिया जाए वह उन्हें हंसते हंसते सहन करना चाहिए। मेरा जीवन इतना मूल्यवान नहीं है जितना आप समझते हैं। कम से कम मेरे जीवन का इतना महत्व नहीं कि इसे सिद्धांतों की अमूल्य निधि का बलिदान करके बचाया जाए। पिताजी, मैं बड़ी चिंता अनुभव कर रहा हूँ। मुझे डर है कि आप पर दोष लगाते या उससे भी अधिक आपके इस कार्य की निंदा करते हुए मैं कहीं सभ्यता की परिधि को न लांघ जाऊं और मेरे शब्द अधिक कठोर न हो जाएं। फिर भी मैं स्पष्ट शब्दों में इतनी बात अवश्य कहूँगा कि यदि कोई दूसरा व्यक्ति मेरे प्रति इस प्रकार का बर्ताव करता तो मैं उसे देशद्रोही से कम न समझता, परंतु आपकी परिस्थिति में मैं यह बात नहीं कह सकता। बस इतना ही कहूँगा कि यह एक कमजोरी थी, निम्न कोटि की मानसिक दुर्बलता। यह एक ऐसा समय था जब हम अब सबकी परीक्षा हो रही थी। पिताजी, मैं कहना चाहता हूँ कि आप इस परीक्षा में असफल रहे हैं। मैं जानता हूँ कि आप उतने सच्चे देशभक्त रहे हैं जितना कोई भी व्यक्ति हो सकता है। मैं जानता हूँ कि आपने अपना समस्त जीवन भारत की स्वतंत्रता के लिए न्यौछावर कर दिया है, परंतु इस महत्वपूर्ण घड़ी पर आपने ऐसी दुर्बलता क्यों दिखाई, मैं यह बात नहीं समझ पाया। भगत सिंह की इच्छानुसार यह पत्र सरदार किशन सिंह ने हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी के अनेक पत्रों में तुरंत छपा दिया। चैप्टर नंबर 17। डिफेंस कमेटी अब ट्रिब्यूनल के फैसले के विरुद्ध प्रीवी काउंसिल में अपील करने की तैयारी कर रही थी, पर भगत सिंह अपील के विरुद्ध थे। इस केस में न अभियुक्त उपस्थित हुए थे और न उनके वकील। सरकारी गवाहों पर न जिरह हुई थी, न बहस में सरकारी आरोपों का उत्तर दिया गया। इस दृष्टि से केस कमज़ोर था और संसार भर में इससे ब्रिटिश न्याय का रंग फीका पड़ रहा था। भगत सिंह को डर था कि इस सब का यह असर हो सकता है कि प्रीवी काउंसिल के न्यायाधीश यदि निष्पक्ष रहे तो ट्रिब्यूनल का फैसला खत्म हो जाए। यह न हो तो कम से कम उनकी फांसी ही रुक जाए, तो उनके सब किए किराए पर पानी फिर जाए। वह अपनी पूर्णाहुति देकर जनता को जगाना चाहते थे। अपनी काल कोठरी में इसी विषय पर सलाह के लिए आए अपने साथ विजय कुमार सिन्हा से उन्होंने कहा था, भाई, ऐसा न हो कि फांसी रुक जाए, हम मरकर ही क्रांति की सेवा कर सकते हैं। उनका दृष्टिकोण इस
पत्र से भी स्पष्ट है, जो उन्होंने अपनी फांसी का हुक्म सुनाने के बाद नवंबर 1930 में अपने प्रिय साथी श्री बटुकेश्वर दत्त को लिखा था। बटुकेश्वर दत्त उस समय मुल्तान जेल में थे और वहां से मद्रास जेल भेजे जा रहे थे। मुझे दंड सुना दिया गया है और फांसी का आदेश हुआ है। इन कोठरियों में मेरे अतिरिक्त फांसी की प्रतीक्षा करने वाले बहुत से अपराधी हैं। ये लोग यही प्रार्थना कर रहे हैं कि किसी तरह फांसी टल जाए, परंतु उनके बीच शायद मैं ही एक ऐसा आदमी हूँ जो बड़ी बेताबी से उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा हूँ जब मुझे अपने आदर्श के लिए फांसी के फंदे पर झूलने का सौभाग्य प्राप्त होगा। मैं इस खुशी के साथ फांसी के तख्ते पर चढ़कर दुनिया को दिखा दूंगा कि क्रांतिकारी अपने आदर्शों के लिए कितनी वीरता से बलिदान कर सकते हैं। मुझे फांसी का दंड मिला है, किंतु तुम्हें आजीवन कारावास का दंड मिला है। तुम जीवित रहोगे और तुम्हें जीवित रहकर यह दिखाना है कि क्रांतिकारी अपने आदर्शों के लिए केवल मर ही नहीं सकते, बल्कि जीवित रहकर मुसीबत का मुकाबला भी कर सकते हैं। मृत्यु सांसारिक कठिनाइयों से मुक्ति का साधन नहीं बननी चाहिए, बल्कि जो क्रांतिकारी संयोगवश फांसी के फंदे से बच गए हैं, उन्हें जीवित रहकर दुनिया को यह दिखा देना चाहिए कि वे न केवल अपने आदर्शों के लिए फांसी पर चढ़ सकते हैं, वरन जेलों की अंधकारपूर्ण छोटी कोठरियों में घुल घुल कर निष्कृष्टतम दर्जे के अत्याचारों को भी सहन कर सकते हैं। यह सब होते हुए भी कुछ ऐसी बातें थीं जो उन्हें अपील करने के लिए उकसा रही थी। डिफेंस कमेटी ने मुकदमे में खूब काम किया था और यह अपील करने को आतुर थी। पंडित मोतीलाल नेहरू शिमला में बीमार पड़े थे और वहीं से उन्होंने अनुरोध किया कि अपील अवश्य की जाए, जिससे सभी क्रांतिकारियों की रिहाई का प्रयत्न करने का समय मिल सके। एडवोकेट श्री प्राणनाथ मेहता स्वयं जेल जाकर भगत सिंह से मिलकर आए थे और उन्हें अपील के लिए समझाया गया था, और अब भगत सिंह का मन तेजी से अपील करने के बारे में सोचने लगा था। लेकिन उनके सोचने का दृष्टिकोण बिल्कुल अलग था। वह सोचते थे कि प्रिवी काउंसिल में अपील करने पर विश्व भर में भारतीय क्रांति के आदर्शों को प्रसारित करने का अवसर मिलेगा। भारत में जो अत्याचार जेलों में राजनीतिक कैदियों पर होते हैं, उनके बारे में दुनिया के तमाम देश जान पाएंगे। इससे कम से कम मानवीय सहानुभूति प्राप्त होगी। स्वयं भगत सिंह के शब्दों में, अपील का उद्देश्य यह हो कि अभी हमारी फांसी रुकी रहे और तब हो जब कांग्रेस का समझौता सरकार से हो और वह अपने परिणामों से शानदार सिद्ध न हो। युवक वर्ग में इससे असंतोष फैल रहा हो। बस उन्हीं घड़ियों में हमें फांसी लगे और इस प्रकार कांग्रेस की बागडोर उग्रवादियों के हाथ में चली जाए। अपील के संबंध में साथियों के साथ बात करते समय एक अद्भुत वाकया सामने आया था। फांसी तब हो जब देश की जनता का जोश अपने पूरे उफान पर हो और उसका ध्यान पूरी तरह इनकी फांसी की ओर केंद्रित हो। अपील के लिए उन्होंने सूत्र दिया। अपील का आधार यह हो, वायसराय का वह ऑर्डिनेंस जिनके द्वारा ट्रिब्यूनल की स्थापना हुई गैरकानूनी है, इसलिए उसके द्वारा दी गई सजाएं भी गैरकानूनी हैं। इस सूत्र का साफ मतलब यह है कि इस रूप में अपील मूर्तियां खारिज हो जाएंगी और फांसी को भी उसके सर्वोत्तम समय के लिए टाला जा सकेगा। और फिर नवंबर 1930 में प्रिवी काउंसिल में अपील कर दी गई। दिसंबर 1930 की कड़कती ठिठुरती रात के सन्नाटे में श्री शिव वर्मा की काल कोठरी का दरवाज़ा खुला और उन्हें बाहर लाया गया। हर कैदी जानता था कि इसका अर्थ किसी दूसरी जेल में भेजा जाना है। जेलर इन लोगों के प्रति आदर रखते थे, इसलिए शिव वर्मा को अपने साथियों से मिलने की सुविधा दे दी गई। शिव वर्मा भगत सिंह की काल कोठरी के सामने पहुंचे। बेड़ी की छनछनाहट से भगत सिंह की नींद टूटी। वह उठे और तेजी से जंगले के पास आए। उन्होंने अपनी भुजाएं जंगलों से बाहर निकाली और शिव वर्मा ने अपनी भुजाएं अंदर डाल दी।
शरीरों के बीच लोहे की सलाखें थी और बाहों ने दोनों को एक जगह भींच लिया था। इस घड़ी में सुख भी था, दुख भी, महान सुख, क्योंकि जीवन मरण के दो साथी एक जगह आ मिले थे। दारुण दुख, क्योंकि जीवन मरण के दो साथी सदा के लिए बिछुड़ रहे थे। कभी नए मिलने के लिए दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे। शिव वर्मा ने हृदय को लाख संभालने की कोशिश की, लेकिन हाड़ मांस का बना दिल विद्रोह कर उठा और आंखें सावन भादों बन गई। भगत सिंह हंसकर बोले, क्रांतिकारी पार्टी में आते समय मैंने सोचा था कि अगर मैं इनकलाब जिंदाबाद का नारा देश के कोने कोने तक पहुंचा सका तो समझूंगा कि मेरे जीवन का मूल्य मुझे मिल गया। पर आज तो मैं फांसी की कोठरी में भी अपने उस नारे की गूंज नहीं सुन रहा हूँ। उन्होंने आलिंगन ढीला किया और शिव वर्मा के दोनों कंधे पकड़ लिए और पूरी दृढ़ता से कहा, मैं समझता हूँ इस छोटी सी जिंदगी का इससे अधिक मूल्य और हो भी क्या सकता है। शिव वर्मा के भी हाथ ढीले हो गए। उन्होंने भगत सिंह के हाथ अपने हाथ में ले लिए। भगत सिंह ने उनका हाथ प्यार से दबाते हुए कहा, मैं तो कुछ ही दिनों में सारे झंझटों से छुटकारा पा जाऊंगा, लेकिन तुम लोगों को लंबा सफ़र पर करना पड़ेगा। मैं विश्वास करता हूँ तुम इस लंबे अभियान में थक कर रास्ते में नहीं बैठ जाओगे। एक बार दोनों हाथ पूरे प्यार की गर्मजोशी से मिले और फिर अलग हो गए, कभी न मिलने के लिए। आज बस इतना ही।